हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेग फ्रेम के अंदर पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा लेग फ्रेम था वहाँ पर हम दो पार्टिकल्स की ये जो कोलिजन होती है इसको हम देख रहे थे, और ये क्या थी, टू डायमेंशनल कोलिजन थी। तो टू डायमेंशनल कोलिजन के अंदर क्या था कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ओनली एक्स डायरेक्शन में थी। ठीक है, और कोलिजन के बाद में पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखें तो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई इसकी। अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जब हमने लेग फ्रेम में पढ़ा था तो हमने इनके लिए इक्वेशंस लिखी थी। जब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो हमारे पास में दो इक्वेशंस आई थी, और ये हमारी v1 और v2 है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे किससे आ गई थी, मोमेंटम कंजर्वेशन से, और एक इक्वेशन हमारी आ जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर तो हमने कंपोनेंट्स लिखे थे, तो हमारी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दो इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमारी एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी ओनली एक इक्वेशन आएगी, स्केलर है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर। u2 क्या है, 0 है, और टक्कर के बाद में क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो टक्कर के बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। यहाँ पर v1 वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड है, v1 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट नहीं आएंगे, यहाँ हम एक्स वाई डायरेक्शन के अलोंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस का हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, यानी ये इक्वेशन आई एनर्जी कंजर्वेशन से। तो जब हम लेग फ्रेम में कर रहे थे तो हमारे पास तो ये इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हमारी आई थी मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से टोटल तीन इक्वेशन आई। ठीक है, और हमारे पास में जो अननोन क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या है, v1 है, v2 है, θ1 है, θ2 है, तो चार हैं और इक्वेशन तीन है। तो हमें क्या होगी, इन चारों का मान निकालने के लिए कम से कम चार इक्वेशंस की जरूरत होगी। तो हमें क्या करना होगा कि लेग फ्रेम के अंदर इनको निकालना इजी नहीं होगा, तो हम इनकी स्टडी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर करते हैं, वहां पर हम इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, VCM का मान निकालेंगे। जब भी हम द्रव्यमान केंद्र के अंदर जो हमारी निर्देश तंत्र है उसमें हमें स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वही उस निर्देश तंत्र का वेग होगा, और द्रव्यमान केंद्र उस निर्देश तंत्र में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा।
तो यहाँ पर अपने पास में आ गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1u1, u2 0 है, u2 इक्वल टू 0 है, तो m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो VCM का हमारे पास में मान आ गया। अब हम इसका मान निकालते हैं VCM के रिस्पेक्ट में m1 और m2 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पहले कण का वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, यहां से u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। ठीक है, तो यहां से अपने पास में कितना आ गया, u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM। तो u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस VCM की वैल्यू रखें m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास में m1 u1 m2 u1 माइनस का m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके बाद में ठीक है, u1 डैश का हम मान निकाल रहे हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक लिखें इसको। ठीक है, यहां तक आ गया। इसी प्रकार हम u2 डैश का मान निकाल लेंगे। सॉरी, ठीक है, तो u2 डैश का मान ये हमारा u1 डैश का है। तो इसी प्रकार या हम लिखे द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दूसरे कण का वेग। ठीक है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस VCM। ठीक है, तो u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस VCM। तो यहां से अपने पास में आ गया u2 डैश इक्वल टू u2 हमारा क्या है, 0 है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो u2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड पार्टिकल किसमें हो गया, रेस्ट में हो गया, तो माइनस VCM। तो VCM की वैल्यू क्या है,
ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो U2 डैश की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार तो ये हमने U1 डैश और U2 डैश जो लिखे हैं वो क्या है, कोलिजन से पहले पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। तो कोलिजन के बाद पार्टिकल्स की वेलोसिटी, इसी प्रकार टक्कर के बाद कणों के वेग, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो यहां से अपने पास आ जाएगा ठीक है, तो यहां से अपने पास में वैल्यू होगी V1 डैश इक्वल टू V1 माइनस VCM, ठीक है, और तथा V2 डैश इक्वल टू V2 माइनस VCM, ठीक है। ये आ गया अपने पास में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ठीक है, यहां तक लिख लें। ठीक है, अब हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अंदर कणों का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर VCM जो है वो रेस्ट में है। तो कुल संवेग 0 होने की वजह से क्या होगा कि जो कणों का संवेग है वो क्या होगा, आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि द्रव्यमान केंद्र में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों का कुल संवेग 0 होता है, ठीक है। कुल संवेग क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है, क्योंकि P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 है। तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया कि P1 इक्वल टू माइनस का P2, यानी इनका जो मोमेंटम है वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो यहां से अपने पास में आ गया M1 U1 डैश इक्वल टू माइनस का M2 U2 डैश, ठीक है। और इसी प्रकार हम कोलिजन के बाद की बात करें तब भी ये रहेगा। तो M1 V1 डैश इक्वल टू माइनस का M2 V2 डैश, ठीक है। और जो हमारी V1 डैश और V2 डैश वाली इक्वेशन थी वो हमारी 4 और 5 हो जाएंगी, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, 6 और 7, ठीक है। अब 6 और 7 जो हमारी इक्वेशन है इनको हम प्रूव करें तो हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा, इसको हम प्रूव करें कि M1 U1 डैश इक्वल टू क्या है, माइनस का
तो ये हो जाएगा m1 m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। और m2 u2 डेज का मान क्या है? m2 u2 डेज का मान है m2 u2 डेज का मान माइनस का m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का m1 m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया कि m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 u1 डेज इक्वल है m2 u2 डेज के। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू इक्वल आ गई। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रूव होती है। इसी प्रकार 7 को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसी प्रकार m1 v1 डेज भी इक्वल हो जाएगा माइनस का m2 v2 डेज के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हमें v1 डेज और v2 डेज में और u1 u2 डेज में रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन थी कि m1 v1 डेज इक्वल टू माइनस का m2 v2 डेज। ठीक है, तो m1 v1 डेज इक्वल टू माइनस का m2 v2 डेज, इससे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि m2 v2 डेज है और m1 v1 डेज। तो v1 डेज और v2 डेज को अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होगा? ये जो इस प्रकार कोलिजन है कि v1 v2 इस प्रकार से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी इस प्रकार से दिखाई नहीं देगी। क्या होगा? v1 के अपोजिट डायरेक्शन में v2 होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास में कोलिजन से पहले क्या होगा अपने पास में? इस तरह से दोनों पार्टिकल हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं हम, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी u1 डेज वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और u2 डेज जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है? m1 u1 डेज इक्वल टू माइनस का m2 u2 डेज है। ठीक है, तो u1 डेज और u2 डेज अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास में सेंटर ऑफ मास चेंज होगा जब u1 पार्टिकल इधर गति करेगा, क्योंकि कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास है। जैसे जैसे u1 इसके नजदीक आ रहा है, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और u1 इसके नजदीक आ रहा है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। सेंटर ऑफ मास अगर गति करता है, आगे की ओर जा रहा है, तो क्या होगा? उसको अगर इस फ्रेम से हम देखें, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, तो क्या हो जाएगा? u2 इधर गति करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जो हमारा मास है m2 वो u2 वेग से इधर गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर अपने पास में u1 डेज की वेलोसिटी ये है इस डायरेक्शन में, तो u2 डेज का मान इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के अंदर। और अगर हम बात करें कोलिजन के बाद की, तो सेंटर ऑफ मास में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में
ये हमारा v1 डैश, ठीक है, और एंगल क्या रहेगा यहाँ पर समान रहेगा, m1 v1 डैश इक्वल टू माइनस का m2 v2 डैश है। तो ये जो हमारी प्रारंभिक जो एक्सिस थी, इनकी इनिशियल एक्सिस जिस डायरेक्शन से ये आ रहे थे, इनके साथ में ये समान एंगल बनाएंगी और जस्ट अपोजिट होंगी, थीटा v2 डैश। तो इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होगी v1 डैश और v2 डैश की डायरेक्शन वो इस प्रकार होगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई v1 डैश और v2 डैश की, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है। ये डायग्राम बना ले। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपने पास में, ये डायग्राम बना लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में ये टक्कर से पूर्व है, बिफोर कोलिजन, ये हमारा क्या है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गए बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब समीकरण जो हमारे 6 और 7 थे, m1 u1 डैश इक्वल टू माइनस का m2 u2 डैश, m1 v1 डैश इक्वल टू m2 v2 डैश, ठीक है। तो समीकरण 6 और 7 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण 6 तथा 7 से, ठीक है। तो समीकरण 6 और 7 से यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, m1 u1 डैश ठीक है इक्वल टू माइनस का m2 u2 डैश था, तो u2 डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं u2 डैश इक्वल टू माइनस का m2 अपॉन m1 u1 डैश, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा u2 डैश इक्वल टू माइनस का m2 अपॉन m1 u1 डैश, ठीक है। और v2 डैश इक्वल टू माइनस का m2 अपॉन माइनस का m1 अपॉन m2 होगा, ठीक है, m1 अपॉन m2 v1 डैश। अब हम ऊर्जा संरक्षण लगा रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ठीक है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 10 में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ m1 u1 डेज का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डेज का स्क्वायर m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर और u1 डेज का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डेज स्क्वायर प्लस का हाफ m2 v2 डेज स्क्वायर की जगह पे रख दे m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर v1 डेज स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें जैसे हमने पहले किया था इसके अंदर जब हम एक द्विमीय प्रत्यास्थ वेक्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है इसे। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा हाफ m1 u1 डेज का स्क्वायर प्लस का हाफ m2, एक m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर, चाहे m2 कैंसिल तो m2 बच जाएगा इक्वल टू हाफ m1 v1 डेज स्क्वायर प्लस का हाफ m2 से m2 कैंसिल m1 स्क्वायर अपॉन m2। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में m1 का स्क्वायर अपॉन m2 v1 डेज स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हो गया हाफ m1 u1 डेज स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लें इसको पूरे में से, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस हाफ m1 u1 डेज स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 m1 v1 डेज स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2। ठीक है, ये हमारे पास में बच गया। तो हाफ m1 u1 डेज स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड और हाफ m1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा u1 डेज स्क्वायर इक्वल टू v1 डेज स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ v1 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u1 डेज। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो मॉड ऑफ v1 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u1 डेज। ठीक है, ये मेरे पास में आ गई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ v1 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u1 डेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा कोलिजन से पहले और बाद में। ठीक है, और जिस तरह से हमारे पास में v1 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u1 डेज आया है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा मॉड ऑफ v2 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u2 डेज। ठीक है, जिस प्रकार अपने पास में v1 डेज और u1 डेज के लिए है, वैसे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ v2 डेज इक्वल टू मॉड ऑफ u2 डेज। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद में वो मैग्नीट्यूड में इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास में इस तरह से आ रही थी डायरेक्शन v1 और v2 का मान। तो ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो हमारी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनमें हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। और एक हम निकालेंगे स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण, ठीक है। प्रकीर्णन कोण हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स थे वो जिस पाथ से आ रहे थे, इनिशियल जो पाथ था उसी पाथ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने पाथ से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, वो किसी न किसी एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स का अपने पाथ से डिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर क्या आएगा, उनका स्कैटरिंग एंगल आएगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि वो स्कैटर्ड हुए, प्रकीर्णित हुए हैं, और उनका प्रकीर्णन कोण आएगा, स्कैटरिंग एंगल आएगा, ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे, प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल को निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो हम ये निकालेंगे, दूसरा हम ये जो हमारी 2 डायमेंशनल और ये कोलिजन है, इनके कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो कोलिजन है, कोलिजन के लिए जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एग्जांपल सोल्व करेंगे कोलिजन के ऊपर। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स के मास है, जैसे मान लो कोई एक बड़ा मास हो, m मास है, ठीक है, वो 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, या फिर 2 टुकड़े हो किसी भी मास के, वो आपस में कोलिजन करते हैं। तो किस प्रकार से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल्स की, उनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद में हम स्कैटरिंग एंगल, प्रकीर्णन कोण को पढ़ेंगे।